नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब अगले हफ्ते के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी। और आपकी अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। उनसे समझेंगे बाजार पर क्या है रणनीति रखनी। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका भी परिचय करा देते हैं। ट्रेड्सफिट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं शो में। और पूरी टीम हमारे साथ है। वरुण से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल और आने वाले दिनों में कच्चे तेल में क्यों आ सकता है उबाल। देवांशी से जानेंगे कैसे रह सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे। वहीं मानसी हमें बताएंगी कौन से हैं मई सीरीज के लिए अहम ट्रिगर्स, और सीमेंट सेक्टर के आउटलुक के साथ सीमेंट शेयरों पर ब्रोकरेज की राय भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज था महीने का आखिरी दिन और मई सीरीज के पहला दिन भी रहा आज। बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 250 अंक से ज्यादा टूटकर 14,650 के नीचे जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब 1,000 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। बैंक निफ्टी 933 अंक लुढ़क कर 32,800 के नीचे बंद हुआ। निजी बैंक फाइनेंस शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया, लेकिन बाजार में जोरदार बिकवाली में भी फार्मा और तेल गैस शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज देखने को मिले, जरा समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज अच्छी खासी बिकवाली की है, 3,465 करोड़ रुपए की बिकवाली। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 1,419 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज के दिन इतनी मुनाफा वसूली क्यों आई। हफ्ते के आखिरी दिन और मई सीरीज के पहले दिन बाजारों में दिखी तेज गिरावट, और इस तेज गिरावट के पीछे एक नहीं कई सारे कारण थे। हालांकि कल देर रात अमेरिकी बाजारों में अच्छी मजबूती का ट्रेड दिखा, लेकिन कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे एशियाई बाजार और डाउ फ्यूचर्स भी। तो ग्लोबल संकेत मिले जुले थे, न बहुत अच्छे न बहुत खराब, थोड़े से। जिस तरह से एशियाई बाजार 1 से 1.5% गिरते हुए दिखे, हल्के कमजोरी की तरफ पहला। दूसरा, जो मई सीरीज की शुरुआत हुई उसमें एफआईज की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन काफी बढ़कर आई, और आमतौर पर उसके बाद एफआईज अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम करते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि एफआईज को अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी थी, वो भी सीरीज के पहले दिन होता दिखा। तीसरा, आज प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक करने वाले हैं मंत्रिपरिषद के साथ में, और लोगों को ये डर है कि इस बैठक के बाद देश भर में कुछ प्रतिबंध और कड़े हो सकते हैं। इससे भी बाजार का मूड थोड़ा सावधानी वाला हुआ। चौथी बात, ये भी डर है कि इन लेवल्स पर एफआईज की तरफ से थोड़े आज के सेशन के जो आंकड़े आएंगे वो बिकवाली के आएंगे, न कि खरीदारी के। तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा सावधानी वाला माहौल बना। उसके अलावा पांचवी बात जो आज बाजारों को थोड़ा सा कमजोर करती दिखी, वो ये कि 5 विधानसभा चुनाव के जो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे आने वाले हैं सोमवार को। तो उन नतीजों के दम पर थोड़े बाजार ऊपर नीचे हो सकते हैं। किस तरह के नतीजे आते हैं, कैसे हैं, ये पता नहीं। और छठा और आखिरी कारण जिस पर बाजार अब तक रिएक्शन नहीं दे रहे थे, शायद आज भी ना दिया हो, लेकिन हमारे जहन में तो है 3,80,000 से ज्यादा आंकड़े अब तक के हाईएस्ट जो कोरोना के आए हैं। और डर ये कि सोमवार सुबह जब हम फिर से लौटें ट्रेडिंग के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि 4 लाख पार या कुछ ऐसा बड़ा आंकड़ा देखने को मिले जिससे बाजार डरें। तो ये 6 कारण ऐसे थे जिनके चलते भारतीय बाजारों में आज बड़ा नुकसान हुआ। 0.25% निफ्टी गिरा, 14,600 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी लगभग 1,000 पॉइंट लुढ़क गया। सेंसेक्स में भी इतनी गिरावट देखने को मिली। तो पहले ही दिन जबरदस्त खरीदारी हुई। एक और कारण जो मैंने गिनाया नहीं, वो ये कि इस हफ्ते के चारों दिन बड़ी तेजी रही, अच्छा कारोबार दिखा, क्योंकि मंथली सीरीज एक्सपायरी होनी थी। एक्सपायरी के पहले की शॉर्ट कवरिंग वगैरह सारी हो गई, तो ज्यादा कुछ और बचा नहीं था। तो शॉर्ट कवरिंग होने के बाद अब फ्रेश खरीदारी ही चाहिए, जो कि आज मिसिंग थी। तो इन सारे कारणों के चलते बाजारों में देखिए आज के सेशन में कमजोरी। मेक और ब्रेक लेवल पर बाजार बंद हुए। सोमवार को जब हम लौटेंगे, एक और कारण अब याद आया सामने, वो है रिलायंस के नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद आने वाले थे और कमजोर नतीजों की आशंका है। तो हो सकता है वो भी अपना असर डाले। तो जब इतने सारे ट्रिगर्स हों सोमवार के लिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर खरीदने का मन हो कैसे, खरीदने की हिम्मत आए कहां से। और यही वजह थी किसी भी लेवल से बाजार ने कोई रिकवरी दी नहीं, लगातार धीमे 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 कमजोर होते गए और दिन के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुए। तो बैंकिंग शेयरों ने, एनबीएफसी शेयरों ने कमजोरी को लीड किया। सिर्फ आज जहां थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी चुनिंदा मेटल्स में और सरकारी कंपनियों में, ऑयल एंड गैस शेयरों में, वहां हल्की फुल्की खरीदारी आज नजर आई।
और सोमवार के लिए क्या तैयारी रहे ये भी स्ट्रैटेजी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज बाजार में जो मुनाफा वसूली देखी गई, किन सेक्टर में था आज जोश और कहां पर थी नरमी, समझते हैं। बताइए वरुण। देखिए 4 दिन के लगातार तेजी के बाद आज फाइनली बाजार में जोरदार गिरावट देखने मिली है और काफ़ी सारे कारण हैं इसके। एक तो आप मुनाफा वसूली कह सकते हैं, दूसरा सबसे बड़ा कारण तो है भारत में बढ़ते कोरोना का मामले। इसने कहीं ना कहीं बाजार का जो मूड और माहौल है उसको काफ़ी हद तक बिगाड़ के रखा है। इसके अलावा ग्लोबल संकेत भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आज मिले जुले थे, तो कोई बड़ा सपोर्ट जो है वो ग्लोबल संकेतों से भी नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर कहीं देखने मिला तो बैंकिंग काउंटर्स में देखने मिला है, जिसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। इसके अलावा अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो दबाव देखने मिला है। केवल फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है, जो हरे निशान में बंद हुआ है। टॉप लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो था वो बैंकिंग काउंटर्स में था। आप देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI जैसे काउंटर्स है जिनकी जम के धुलाई हुई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, TCS, हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये वो दिग्गज काउंटर्स है निफ्टी के जिनमें सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने मिला और रिलायंस में नतीजों के पहले आज अच्छा खासा प्रेशर था। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में गिरावट थी उसमें देखिए मिड कैप स्मॉल कैप्स में बायोकॉन, PVR जैसे काउंटर्स है जिनमें जम के प्रेशर देखने मिला। MCX, ब्लू स्टार जैसे काउंटर्स है जिनकी अच्छी खासी पिटाई हुई है। नतीजों का इम्पैक्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने मिला, खासकर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडिया मार्ट। देखिए नतीजों के बाद दोनों स्टॉक में अच्छा खासा प्रेशर जो है आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। लेकिन जय भारत, मारुति, टाटा कॉफी नतीजों के बाद यहाँ अच्छी खासी तेजी हुई है। जाहिर सी बात है नतीजे अच्छे थे तो उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। हमारे चैनल पे जिन स्टॉक्स पे कॉल्स दिए गए थे उनमें देखिए आज के मंदी वाले बाजार में भी तेजी के काफ़ी सारे कॉल्स दिए गए थे। सांगी इंडस्ट्रीज, इसको आपको एज SIP स्टॉक बताया गया था। आज देखिए स्टॉक में किस तरह की गजब की तेजी देखने मिली। सन टीवी, अवध शुगर, टाटा मेटालिक्स, ये तमाम वो स्टॉक्स है जो हमारे चैनल पे सुझाए गए थे और इन स्टॉक्स में आज गिरावट वाले दिन भी लोगों ने अच्छी खासी कमाई की है। तेजी की तरफ और कौन से स्टॉक्स है तो उसमें सबसे आगे PSU काउंटर्स है और खासकर जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें जम के तेजी देखने मिली। ONGC मिसाल के तौर पे देख लीजिए, जम की खरीदारी इसमें हुई है। इसके अलावा कोल इंडिया, सेल, कॉनकॉर जैसे काउंटर्स है जहाँ तेजी थी। निफ्टी में टॉप गेनर्स की बात करें तो ग्रासिम, डिवीज लैब, सन फार्मा जैसे काउंटर्स है जहाँ तेजी हुई है। और इसके अलावा दीपक नाइट्रेट, इनफैक्ट केमिकल स्टॉक्स में तेजी थी। अपोलो टायर्स, EID पेरी, फेडरल बैंक, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। तो वैसे तो आज काफ़ी प्रेशर वाला दिन था और खासकर भारत में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं बाजार का मूड और माहौल बिगाड़ा है और 4 दिन की लगातार तेजी के बाद फाइनली आज तेजी पे ब्रेक लगा और मार्केट में जोरदार गिरावट देखने मिली। बाजार का हाल समझ लिया और नतीजों पर भी हम चर्चा करेंगे जो आजकल हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, लेकिन उससे पहले संदीप जी आज के हमारे एक्सपर्ट, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, बाजार में आज रही मुनाफा वसूली हावी, कोविड के एंगल से अभी टेंशन दूर नहीं हुई है, लेकिन हाँ रविवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आने वाले हैं। अब ऐसे में बाजार की नज़र कौन से ट्रिगर्स पर रहेगी, कौन से ट्रिगर्स को इंपॉर्टेंस बाजार देगा, और साथ ही आपकी इंट्राडे पिक और पोजिशनल पिक बताइएगा। बिल्कुल, देखिए FIIs के डेटा नेगेटिव थे। कल तक तो शॉर्ट कवरिंग की रैली थी और तेजी थी, जो अनिल जी ने भी एकदम बखूबी पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। और कोरोना का देखिए कहर बहुत ज़बरदस्त है और मैं ऐसा भी अब मानने लगा हूं कि पार्टिसिपेंट्स भी कई लोग अफेक्टेड है, या तो खुद अफेक्टेड है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स अफेक्टेड होने की वजह से पार्टिसिपेशन भी हो सकता है कि कम हो। ऐसा काफ़ी हमें भी अब हमारी कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल आई फील कि थोड़ा नर्वसनेस है मार्केट में, नर्वस रहना भी चाहिए। बहुत एग्रेसिवली तेजी मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। 15,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो वापस से 15,050 का जो आंकड़ा था वहां से घूम के आया, बट स्टिल मैं बाई कॉल से लाया हूं आज भी। और सेफर साइड के लिए जहां पे डाउनसाइड रिस्क कम है और जहां पे आप मान लीजिए कि 200 डेमा के आसपास जो स्टॉक है, और आज IOC में लाया हूं जो कि 91 रुपए के लगभग बंद हुआ था। 95-96 का टारगेट, 88 रुपए का स्टॉप लॉस, क्योंकि BPCL आज ठीक कर रहा था परफॉर्म। BPCL के सामने ONGC भी परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे लगता है ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा रुझान ठीक रह सकता है। सीमेंट स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे थे और सीमेंट स्टॉक में मैं पहले भी ये स्टॉक दिया हुआ हूं लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे, पोजिशनल पिक के तौर पे, और इवन कई बार जैन साहब के जेम्स और अलग अलग शोज में। हाइडेलबर्ग सीमेंट जो कि 237 के लगभग है और 250 का टारगेट और 231 का स्टॉप लॉस लगाए। ये है मेरी इंट्राडे की कैश मार्केट की पिक। और फार्मा स्टॉक, अगेन मुझे फार्मा, FMCG, IT, इन पे थोड़ा भरोसा ज्यादा है। सीमेंट स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो इप्का लैब देख सकते हैं पोजिशनल पिक के तौर पे 2106 रुपया।
का क्लोजिंग प्राइस है, 2250, 2290 और 2030 का स्टॉप लॉस। बाकी देखते हैं मंडे को किस तरीके से मार्केट्स खुलते हैं। ये सारे कॉल्स मार्केट्स को देखते हुए होंगे, कहीं अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो संदीप जी की जो पिक्स हैं, इंट्राडे एफएनओ पिक आईओसी में खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है, वहीं इंट्राडे कैश सेगमेंट में हिडलबर्ग सीमेंट में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की, और इप्का लैग में पोजिशनल व्यू रखने का सुझाव दिया है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन ने। उनसे बातचीत जारी रहेगी। इस बीच कोटक बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं और नतीजों का अनुमान जरा अच्छे से समझते हैं। पूरी रिपोर्ट है हमारी सहयोगी देवांशी के पास। बताइए देवांशी। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे इस तिमाही में अच्छे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, जो ब्याज से आए उसमें करीब 16% तक की बढ़त का अनुमान है और इसके चलते मुनाफे को सहारा मिलेगा। इसके अलावा जो प्रोविजंस हैं वो भी इस बार कम होते हुए दिखेंगे। सालाना आधार पर करीब 25 to 30% प्रोविजंस कम होंगे। इसके चलते भी जो मुनाफा है वो ओवरऑल 48 to 50% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लोन ग्रोथ इस बार थोड़ा सा कम होगा, करीब 2.5 से 3% तक ही लोन ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है, जो कि पिछले साल करीब 7% हमने देखी थी। डिसबर्समेंट्स लेंडिंग इस बार थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, जिस तरह से स्थिति बनती हुई दिखी है, और ज्यादातर जो स्ट्रेस आता हुआ दिखेगा वो कॉर्पोरेट लोन की साइड पर आता हुआ दिखेगा। फ्रेश स्लिपेजेस आते हुए दिखेंगे एमएसएमई साइड से। साथ ही देखना होगा कि इस बार उनका जो सीवी या जो अन्य अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो वहां से स्लिपेजेस और साथ ही रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। एसेट क्वालिटी बहुत ही थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिख सकती है। जो ग्रॉस एनपीएज है वो 3.4% पर आते हुए दिखेंगे, 3.3% से बढ़कर, और जो नेट एनपीएज है वो भी 1.3% आने का अनुमान लगाया जा रहा है, 1.24% से बढ़कर। लेकिन इस बार केवल जो एसेट क्वालिटी है इस पर नज़र रहेगी। जो कमेंट्री है आने वाले समय में मांग को लेके इस पर भी नज़र रहेगी, लेकिन सबसे अहम होगी कमेंट्री मैनेजमेंट को लेके। जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आती हुई दिखी है, एमडी और सीईओ जो 15 साल से ज़्यादा नियुक्त नहीं हो सकते, तो उसके चलते जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे ज़्यादा अहम होगी। लेकिन ओवरऑल नंबर्स देखें तो इस बार अच्छे नंबर्स का अनुमान कोटक महिंद्रा बैंक से लगाया जा रहा है। ओके, देवांशी की रिपोर्ट हमने कोटक महिंद्रा बैंक पर देख ली। संदीप जी, एक क्विक राय आपकी तरफ से, कोई पोजीशन रखी जा सकती है नतीजों से पहले शेयर में? नहीं, देखिए बैंकिंग शेयर्स और ओवरऑल थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडसइंड बैंक के भी रिजल्ट्स आए, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे थे, बट फिर भी मैं ये कहूंगा और एचडीएफसी बैंक के कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, तो थोड़ा मैं कॉशियस रहने की राय दूंगा। बट यस, कोटक बैंक वैसे काफी करेक्टेड हो चुका है, तो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए मैं थोड़ा सा वेट करने की राय दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मई सीरीज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या होने वाले हैं जिन पर रहेगी बाजार की नजर, समझते हैं डिटेल में हमारी सहयोगी मानसी से। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, एक्शन पैक रहने वाली है सीरीज। शुरुआत 3 मई से करेंगे। पावर ग्रिड इनविट का आईपीओ बंद होगा इस दिन। प्राइस बैंड 99 से 100 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है। इसके अलावा बेवरेजेस की बोनस इशू पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। क्विक हील टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिएगा, बायबैक की रिकॉर्ड डेट होगी ये, और इस दिन जापान के बाजार 3, 4 और 5 ये तीनों तारीख पर जापान के बाजार बंद रहेंगे। 3 मई को कॉन्स्टिट्यूशन डे, 4 मई को ग्रीनरी डे और 5 मई को चिल्ड्रंस डे के मौके पर। 4 मई फ्यूचर ग्रुप की स्टे की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एफएल इंडिया क्यूआईपी के फाइनल प्राइस और साइज पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। वहीं 7 मई के दिन केडीडीएल का राइट इश्यू बंद हो जाएगा। 10 मई आरती ड्रग्स का बायबैक बंद होगा। प्राइस की 1000 रुपए प्रति शेयर तय की गई है, साइज 60 करोड़ का है। 11 मई को एमएससीआई का अर्धवार्षिक रिव्यू होने जा रहा है, जिसका एडजस्टमेंट 27 मई को होगा। 12 मई के दिन एसआईएस लिमिटेड का बायबैक खुलेगा। इस दिन मार्च आईआईपी और अप्रैल सीपीआई के नंबर्स आते दिखेंगे, और अल्काइल अमाइंस पर भी फोकस रखिएगा। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट होगी 12 मई। 13 मई के दिन ईद के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। सिंगापुर के मार्केट्स भी इस दिन बंद रहेंगे। 14 मई अप्रैल डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आएंगे। वहीं 15 मई के दिन एनटीपीसी पर नजर रखिए। कंपनी ने एनटीईसीएल के प्लांट से डिसैलिनेटेड पानी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए हैं, जिसकी डेडलाइन 15 मई होगी। 17 मई के दिन पावर ग्रिड इनविट आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। 19 मई हांगकांग और साउथ कोरिया के मार्केट्स बंद रहेंगे। 26 मई सिंगापुर के मार्केट्स बंद रहेंगे, और 27 मई सीरीज की एक्सपायरी हो जाएगी। लेकिन इस दिन एसआईएस लिमिटेड का बायबैक भी एक्सपायरी के साथ ही बंद होता हुआ दिखेगा। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं पूरी सीरीज के। ये तो अगले हफ्ते के ट्रिगर्स रहे। मानसी, एक और बात बताइए, सीमेंट कंपनियों में हमने देखा है काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं, इसकी वजह क्या है, और अब ब्रोकरेजेस की सीमेंट शेयरों पर खास तौर पर राय क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें, अच्छे नतीजों के साथ शुरुआत हुई है। जितनी कंपनियों के नंबर्स आए हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, अच्छे नतीजे आते हुए दिखे और आगे भी जितनी भी कंपनियों के नंबर्स मच अवेटेड है वो भी अच्छे आने की उम्मीद है। इस साल बिक्री 21%, कामकाजी मुनाफा 34% सेक्टर का बढ़ने की उम्मीद है। शहरी इलाकों में रियल एस्टेट में तेजी और इंफ्रा ग्रोथ से फायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही वॉल्यूम से लगातार रिकवरी हम देख रहे हैं और उत्तर मध्य भारत में जो मांग बढ़ी है इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता दिखेगा। एसीसी के नतीजे आपको याद होगा, मुनाफा 23% बढ़ा, मार्जिन भी बढ़े। अंबुजा सीमेंट कामकाजी मुनाफा 67% सुधरा। वहीं श्री दिग्विजय सीमेंट की अगर बात करें, मुनाफे में 17% का इजाफा हुआ। विशाखा इंडस्ट्रीज तो 3-3.5 गुना मुनाफा में बढ़ोतरी होती हुई दिखी और मार्जिन भी अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे। इसके अलावा अपकमिंग रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, एनसीएल इंडस्ट्रीज 3 मई को रिजल्ट जारी करने वाले हैं, प्रिज्म जॉनसन 6 मई को, अल्ट्राटेक सीमेंट 7 मई और रैमको सीमेंट 24 मई को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। तमाम कंपनियों के नंबर से ढेर सारी उम्मीदें हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आने की ही उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। तो सीमेंट सेक्टर अच्छे नतीजों से शुरुआत हुई है और इस तिमाही भी नतीजे जो आने वाले हैं वो भी दमदार रहने की पूरी संभावना है। शुक्रिया मानसी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे सोमवार के लिए? जी स्वाति जी नमस्ते, और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से नमस्कार। तो स्वाति जी, सारा जो पोल है उसका जो वोट है वो बंद हो चुका है और इसकी काउंटिंग होगी कल। तो अभी जो आए हैं वो नतीजे आए हैं सिर्फ महज एक एग्जिट पोल की दृष्टि से। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है बंगाल, अकेला वो प्रदेश है जो मार्केट को इधर उधर कर सकता है। तो एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पे हिंसा इतनी हुई हो पोल्स के दौरान, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक वोटर वोट करने के बाद बाहर आके क्या बताएगा कि जो वो एक्चुअली करके आया है वो, या वो जो सामने वाला सुनना चाहता है वो। तो सेफ्टी की वजह से मैं समझता हूँ कि बंगाल का जो एग्जिट पोल है उसके ऊपर मेरा थोड़ा विश्वास कम है कि प्रोड्यूसर जो वोटर है वो सही आके बताएगा। तो पहले नतीजे कल आ जाएंगे, आराम से देखिए और फिर सोमवार को डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। तो मेरी जो राय है वो सिर्फ इस बात पे है कि अगर टीएमसी बंगाल जीतती है तो आप 14,500 का पुट 6 मई वाला, ध्यान रखिए, ये जो पोल्स मैं बता रहा हूँ ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये सिर्फ इसी वीकली ऑप्शन के हैं। तो टीएमसी जीतती है तो आप निफ्टी के अंदर मई का 14,500 का पुट खरीदें 120 रुपए पे, स्टॉप लॉस 65 रुपए, टारगेट रहेगा 250। और अगर किन्हीं कारणों से बाई चांस अगर बीजेपी जीत जाती है बंगाल, तो मैं समझता हूँ कि काफी शॉर्ट कवरिंग बाजार में होगी और आप उस दृष्टि से सोमवार को 6 मई वाला कॉल खरीदें। 14,800 स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का, 95 रुपए भी मिलता है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट आपका रहेगा 180। तो ये ध्यान दीजिए, सुनिए, सोमवार को सुबह आप अपना जो नतीजे देखते हुए आप डिसाइड करें। धन्यवाद, जय हिंद और देश की जीत हो। धन्यवाद। आइए अब शो में समझते हैं अनिल जी से कि सोमवार को बाजार पर स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। आज की तेज गिरावट के बाद जब सोमवार सुबह हम बाजार में लौटेंगे तो ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे। स्टैंडर्ड जो हमारे ट्रिगर्स हैं, अमेरिकी बाजार, डाउ फ्यूचर्स, कोरोना के आंकड़े, एफआईसी खरीदारी बिकवाली, ये तो हमें हर रोज के लिए पता ही है और ये 3 बड़े ट्रिगर्स हमेशा के लिए हैं ही। लेकिन इसके अलावा विधानसभा चुनाव के नतीजे, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिबंधों की घोषणा होना या नहीं होना, दोनों ही ट्रिगर तो है ही। इसके अलावा रिलायंस के नतीजे ये भी अपना असर डालेंगे। कुछ और ट्रिगर्स जिस पर बाजार का फोकस है वो आपको एफआईसी की खरीदारी बिकवाली के लिहाज से भी देखने हैं। इन सब के दम पर बाजार सोमवार को अपना एक्शन देंगे। इमीडिएटली अब जो बाजार का सपोर्ट है वो 14,500 14,550 के आसपास है निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 14,800 14,900 की रेंज में सप्लाई जोन है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जहां हम बंद हुए हैं बहुत अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुए हैं, यहां से फिसले तो फिर आप आराम से 32,000 32,200 की तरफ बाजार को निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर जाते हुए देख सकते हैं। और ऊपरी स्तरों पर 33,500 33,800 की रेंज है जो बाजार ऊपर की तरफ बड़ा सप्लाई जोन है। तो काफी बड़े बड़े लेवल्स आ रहे हैं क्योंकि रेंज बड़ी होती दिख रही बाजार में दिन के दौरान। क्लोजिंग बेसिस पर भी अगर खरीदारी का मौका बनेगा तो बनेगा
आपके लिए पूरी तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी, जहां आज भी बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं हुई, ये अपने आप मजबूती बरकरार रखने में कामयाब रहे। तो अगला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, मेक और ब्रेक भी। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हैं हमारे साथ। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए क्या कुछ विशेष स्ट्रैटेजी आज आप बताएंगे? देखिए, वैसे हमें लगता है कि आज के दिन में हमने काफी भारी बिकवाली देखी है और शायद एक बार सोमवार के दिन में हमें उछाल देखने को मिल सकता है। आज के दिन में जो सबसे बड़ी तेजी थी वो पीएसयू स्टॉक्स में थी और वहां पे हमें लगता है कि जो ओएनजीसी है वहां पे 110 रुपए के जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय करके हम खेल सकते हैं। उसका रीजन यही है कि वहां पे अच्छी तेजी बनी है, ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है। 110 के कॉल ऑप्शन बाय करें, 4.5 रुपए के करीब अभी ये मिल रहे हैं। यहाँ पे टारगेट रहेगा तकरीबन 8 से 10 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 2.5 रुपए का। साथ ही साथ हमें लगता है कि BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पे हमने अच्छी तेजी देखी थी और यहाँ पे 52 रुपए के कॉल ऑप्शन लेने के, 52 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा तकरीबन 1 रुपए 20 पैसे का। अभी आप देखें तो 1 रुपए 60 पैसे में वो अवेलेबल है और टारगेट हम रखेंगे 2 रुपए 75 पैसे के। जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, शो में शामिल होने के लिए। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई और शो के अंत में संदीप जी आपसे जानेंगे आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। यस, बिल्कुल। देखिए, एक सेफ स्टॉक लाया हूं क्योंकि मार्केट्स मंडे को काफी वॉलेटाइल रह सकते हैं और इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी है, कोरोना की कहर भी है। सो मैं ऐसा स्टॉक लाया हूं जो करेक्टेड है और ऊपर के लेवल से 15-1% करेक्ट हुआ है और वह एक्सो नोबेल, एक बेहतरीन एमएनसी कंपनी है और पेंट्स की कंपनी है। पेंट सेक्टर वैसे भी बहुत बढ़िया कर रहा था, बर्जर पेंट्स हो या एशियन पेंट्स, बट एक्सो नोबेल मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इट इज द लार्जेस्ट सीमेंट पेंट्स कंपनी इन द वर्ल्ड, नीदरलैंड्स की कंपनी, और उनकी ये सब्सिडियरी है, ड्यूलक्स के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। 27 के लगभग का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 20 के लगभग है। पिछले 5 साल के अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 10% के लगभग है। और मैंने सितंबर और दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे, दे वर फैंटास्टिक। सितंबर 19 में करीब 49 करोड़ का पैट था, उसके सामने 66 करोड़ का पैट इन सितंबर 19 में 77 करोड़ के सामने 87 करोड़ का पैट। सो अच्छी ग्रोथ, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स और जिस तरीके की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, जनरली 75% की शेयर होल्डिंग रहती है एमएनसीज में। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। इवन एशियन पेंट्स की भी इसमें 4-4.25% की स्टेक है। सो ओवरऑल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक डाउनसाइड रिस्क बहुत कम और ऊपर के लेवल्स बहुत इजीली दिखा सकता है और यहां से 2590-2710 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। तो एक्सो नोबेल इंडिया में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की। संदीप जी, बहुत शुक्रिया शो में शामिल हुए आप, और तमाम हमारे सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही।